सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माहरूख शहरियार और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सुना है बोलती तस्वीर हज़ारों लफ्ज़ कहती है, हालते जंग में मगमूम मस्तिए जंग में मुस्कान, हज़ारों लफ्ज़ की तक़सीम हस्तिए रंग में रक़सां, शिकस्त तरीक़ का सदमा फ़तह जंग का है ऐलान, नई तारीख़ लिखी है किसी ने, आसमानों में गिरा है आसमां, किस पर ये दुनिया ने भी देखा है, मार्काए बुनियानुम मरसूस तकमील को पहुंचा है। मौरिख लिखेगा कि एक मुल्क ने अपने जज्बा और महारत से इत्तेफाक व इत्तेहाद की दौलत को इस्तेमाल करते हुए अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए और ऐसी बदतरीन शिकस्त दी कि दुनिया हैरान रह गई है। बड़ी बड़ी आलमी ताकतें पाकिस्तानी कौम के जज्बे और अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों के गुन गाने लगी हैं। वो भारत जिसने हमेशा पाकिस्तान को सिफारती और आलमी सतह पर कमज़ोर और दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करना चाहा, वो खुद पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। कल सऊदी अरब के शहर रियाज में अमरीकी सदर ने एक बार फिर एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया है। ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद मोदी के कौम से खिताब की, तो मोदी का खिताब एक हारे हुए जुआरी की तरह था जिसने अपनी और अपने मुल्क की साख्त को आलमी सतह पर शदीद नुकसान पहुंचाया। माहिरीन नफ्सियात क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। खिताब के दौरान मोदी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़े नज़र आ रही थी। मोदी ने पाकिस्तान के दरियाओं में पानी रोकने का गोल मोल जिक्र किया। कुछ सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सियासत के खात्मे का अब वक्त शुरू हो चुका है। भारतीय अवाम और अपोजिशन दोनों अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हो चुके हैं। भारत को हर लिहाज से हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। मोदी की दहशतगर्दाना पॉलिसीज और हिंदुत्व सोच मोदी के गले का तौक बन चुकी है। राफेल स्कैंडल मोदी के लिए वबाले जान बन चुका है। ऑपोजिशन लीडर्स बीजेपी सरकार से इस बारे में कड़े सवालात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि मार्काए हक ने हर महाज पर, हर सतह पर पाकिस्तान को न सिर्फ यकजा किया बल्कि पाकिस्तान के हर तबके, हर इदारे को सुरखरू किया है। लेकिन क्या जंग ख़त्म हो गई है या सिर्फ जंग के दौरान ये एक वक्फा है? इसी मामले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं शेख रशीद साहब। उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, खुशियाँ हैं पाकिस्तान में और मातम है हिंदुस्तान में। सबसे पहले तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा कि जिस तरह से पाक अफवाज के साथ हमारे अवाम खड़े हुए और जिस मुजाहिरा किया गया जिस तरीके से, और उनकी जानिब से बुज़दिली का मुजाहिरा और हमारी जानिब से एक ताकत का मुजाहिरा, कलमा हक बुलंद किया गया है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हो चुकी है। देखिए, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उसका कन्वेंशनल आर्म पाकिस्तान से बहुत बड़ा था, लेकिन पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने जिस तरह बरकस निकाला है उसका, और S-400 जो है 3 दफ़ा पाकिस्तान फ़ज़ाइया के निशाने पे था। पहली दफ़ा तो एक तबाह हुआ, दूसरे को तबाह करने के लिए उन्हें एक और हमला करना पड़ा। इस तरह दुनिया की तारीख़ में S-400 जो कि बहुत नामवर और कामयाब हथियार समझा जाता रशियंस का, उसको बहुत बुरी नाकामी हुई। और सेकेंडली पाकिस्तान जो है वो उसकी फ़ज़ाइया जो है दुनिया में उसको माना जाता है, और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया जो है वो वक्त आने से पहले ही ट्रेनिंग हासिल कर लेती है। जब SU जो थंडर त्यारा अभी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के पायलट चीन में उस पर तैयारी पे थे और मैं 2 दफ़ा खुद उसमें शामिल हुआ सरकारी तौर पर। और जिस तरह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की फ़िज़ा को नेस्त व नाबूद किया है और उनके हरमोस को और S-400 को, पहले जब वक्त था मेरी जवानी के वक्त तक तो आसाम जो है पाकिस्तान की रेंज से बाहर था,
लेकिन अब पाकिस्तान के ये फजाइया की रेंज से असम का एक छोटे से छोटा कोना भी बाहर नहीं है। और पाकिस्तान का एटॉमिक और पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया से बहुत आगे हैं, और पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास, हमें एहसास है कि वहाँ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी एक्शन से, बिहार के इलेक्शन में आप देखेंगे मोदी को शिकस्त होगी, बिल्कुल सर पे आ गए हैं बिहार के इलेक्शन। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो बिहार के इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, कहा जा रहा था, बड़े सारे लोग इस पर तज्ज़िये भी कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता उससे पहले फिर कोई, अब अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान रिटालिएट कर चुका है, पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा चुका है, समझते हैं दोबारा ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई बोंगी मार सकता है मोदी? मोदी एक ऐसा शख्स जिसको अमेरिका ने वीजा तक देने के काबिल नहीं समझा। बाबरी मस्जिद का उसका एक किरदार, फिर समझौता एक्सप्रेस में उसका किरदार। मैं पहला आदमी था जिसने समझौता एक्सप्रेस में कहा कि मुसलमानों को जलाया गया है, और मैंने खुद समझौता एक्सप्रेस को विजिट किया। और इसी तरह फिर जाफर एक्सप्रेस, इसी तरह उसने कोई मौका नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ मई का महीना बड़ा अहम महीना है। मैं ये 17 दिनों को अभी भी अहम समझता हूँ, और किसी जगह पर कोई ऐसा वाकया हो सकता है जो पे जलती पे आग का काम कर सकता है। और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान इस वक्त नदामत से और रुसवाई से और जिस किस्म की फिजा से, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके सारे पड़ोसी उसके मुखालिफ हैं। इस वक्त आप देखें कि बांग्लादेश की हालत भी उसके साथ मुख्तलिफ हो गई है, जो कि बड़ी एक, कम अज कम बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ खड़ा, वो भी उसके साथ नहीं खड़ा है। सो इस वक्त पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने बर वक्त एक्शन लेकर जिस तरह उनको सबक सिखाया है, अगर दोबारा भी हिंदुस्तान ने को हमला किया, जिसके बड़े सारे चांसेस हैं इन 17 दिनों में, अच्छा, और अगर हिंदुस्तान ने कोई इन 17 दिनों में कोई चांसेस दिया मई के महीने में, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो कि दुनिया के नोटिस में नहीं है, जो कि हुजम में और वजन में तो छोटे हैं, लेकिन अमल में वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए। और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस तरीके से अपने हदफ का और निशाना बनाया, 5 से ज़्यादा हमने उनके जहाज़ तबाह किए हैं, और हमने ये साबित किया कि राफेल का दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन वो नाम भी जो है वो तख्त व ताराज हुआ है, और उस नाम को बड़ा धचका लगा है। आज तक दुनिया में राफेल को एक बहुत बड़ा त्यारा समझा जाता था, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसको टके टोकरी कर दिया है और राफेल की मार्केट को नेस्तो नाबूद किया है, और JF-17 थंडर से किया है। और JF-17 बिल्कुल एक नौमौलूद जहाज है, और J-10 एक नौमौलूद जहाज है, बिल्कुल एक। सर J-10 की आप बात कर रहे हैं, मैं लगे हाथों एक सवाल भी करना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पे बड़ी बाज़गश्त है J-10 के हवाले से। आप उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे जब ये 11 मार्च 2022 को J-10 इंडक्शन की सेरेमनी हुई थी यहाँ पर पाकिस्तान में। सो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, जो उस वक्त के अफवाज थे, जो सारे सरबराहान थे, उन्होंने इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा फैसला लिया ऐसे वक्त में कि जब कोविड भी से हम गुजर रहे थे, क्राइसिस में था पाकिस्तान, उसके बावजूद हमने एक भारी रकम अदा करके ये सब कुछ किया। उस वक्त जो थिंक टैंक था उसने बड़ा अच्छा फैसला लेते हुए, क्या समझते हैं कि अब जो मुस्तकबिल था उसको किस तरह से बचाया है? देखें, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी चीन में JF-10 का अभी पता नहीं था, उनको F-17 थंडर तक क्या इल्म था। और जब पाकिस्तान ने उनसे अपील की कि हमें J-10 चाहिए, तो वो परेशान हो गए कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। और पाकिस्तान का JF थंडर जो है वो एयर टू एयर ऑयल भी ले लेता है। ये पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है, इसमें ये सलाहियत है कि ये अपनी फ्यूलिंग एयर से भी कर लेता है, जबकि किसी और के पास ये सलाहियत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान एक और जहाज चीन से लेने जा रहा है, बल्कि आप ये समझे सारे मामला तय हो चुके हैं चीन से उस जहाज को लेने के लिए, कि जो कि 5th जनरेशन का एक जहाज है,
जिसे कि सेटेलाइट पर भी ये नहीं ले सकते और राडार पर भी ये नहीं ले सकते, उसकी एक दो चीज़ों का मसला अभी है। वो तय होने के बाद पाकिस्तान ये दुनिया का चीन से तीसरा नया और बड़ा और कामयाब और दूर मार करने, मिसाइल मार करने वाला जहाज भी लेने में कामयाब हो जाएगा। आप ये समझें कि सारे मामलात एक तीसरे जहाज के भी तय है, लेकिन अभी उसे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन JF थंडर, 17 थंडर और J10 के बाद ये तीसरा जहाज भी पाकिस्तान ने तकरीबन तय कर लिया है चीन के साथ। और वैसे भी हमारे पास पहले भी F-16 भी हैं, मिराज भी हैं और दूसरे जहाज भी हैं, लेकिन JF थंडर ने अपने आप को मनवाया है और JF थंडर ने 717 ने अपने सलाहियतों को सारी दुनिया में न सिर्फ मनाया बल्कि अपना नाम भी पैदा किया और अपनी मार्केट भी बनाई है। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा कि आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं। हमने देखा है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का तो बड़ा चर्चा है, अब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के साथ टेबल टॉक हो। तो जब हम ये इंटरनेशनली कोशिश कर सकते हैं, जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, जो सियासी इख्तलाफात हैं, क्या हम टेबल पर बैठ के उनको हल नहीं कर सकते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं कश्मीर को अंदर से जानता हूँ, हब्बा कदल से लेके जैनदार महल्ले तक और जैनदार महल्ले से लेके लाल चौक तक। लाल चौक से ये जो मैं ग्लू बंद डालता हूँ गले में, ये भी यासीन मलिक ने लाल चौक से लेके दिया हुआ है, श्रीनगर से। सो कश्मीर की सूरत हाल जो है वो हिंदुस्तान के लिए मेरा ख्याल है वो काबिल कबूल नहीं होगी और कश्मीर का मसला जो है वो टेबल पे हल नहीं हो सकेगा। और कश्मीरियों ने जिस तरह कुर्बानियों का एक सिलसिला, एक तारीख है उनकी, और इसमें ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि उसके शहरी इलाके में जो जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों पर और जो कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो रही है, जो कश्मीरियों के साथ इन्होंने नारवा सलूक रखा हुआ है और नौजवानों को शहीद किया जाता है, नौजवानों को झूठे मुकदमे बना के उनको शहीद किया जाता है। मेरे ख्याल में सबसे अहम मसला बात जो है कश्मीर की है। अगर ट्रंप कोई रोल अदा करना भी चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत, मैं यूपी से लेके और मैं तमाम इंडिया को अंदर से जानता हूँ और आसाम के बॉर्डर तक जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कश्मीर का मसला जो है वो इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है और अगर ये कोशिश कामयाब हो तो ये सोने पे सुहागा होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से बता दिया गया है कि एक तीसरा बड़ा तैयारा, उसके लिए भी अब तैयारी कर चुका है पाकिस्तान ख़रीदने के लिए। डील्स तकरीबन कंफर्म हो चुकी हैं, बस कुछ दिनों की बात है और फिर वो भी पाकिस्तान पे होगा और अपनी धाक बिठाएगा। इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि कश्मीर का मसला इतना आसान नहीं है जो कि टेबल पर हल हो सके। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, अब इस तमाम तर तनाजुर में पाकिस्तान का किरदार और दूसरी जानब इस वक्त जो मोदी का किरदार है भारत में, इस वक्त जिस तरह से उसको नफरत अंगेज़ आवाज़ों का सामना है, तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और इसके साथ साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली भी हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने के लिए। जाहिद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, जिस तरह से हमने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, पाकिस्तान को लोग न जाने क्या समझ बैठे थे, लेकिन पाकिस्तान जो निकला है उसके बाद अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखे। आगे आने वाले दिनों में ये मामला कहां जाता नजर आ रहा है और इस वक्त जो मोदी का ओवरऑल एक सिचुएशन है, जो उसका एक कैरेक्टर है, वो दुनिया के सामने कैसे आया किया है पाकिस्तान ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी, और मोहम्मद अली साहब को मेरा बहुत सलाम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू शेयर स्क्रीन विद हिम जी। देखिए, पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है इसने ऑफ कोर्स दुनिया को बहुत ही हिला के तो ज़रूर रखती है और अपनी तरफ मतवज्जो भी कराया है दुनिया को कि लुक देयर इज़ अ पावर, मैं कंट्री नहीं कहूँगा, देयर इज़ अ पावर विच इज़ रेकन विद और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते जी। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो उसकी रीजनल पॉलिसीज़ हैं वो फेल हो रही हैं। एक ही मुल्क है जो उसको चैलेंज करता है और इंडियंस ये कोशिश करते रहे हैं, ख़ास तौर पे मोदी और उसकी हिंदुत्वा जो सोच है। देखिए, इंडिया बड़ा मुल्क है, वहाँ पे स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, अकल वाले लोग भी हैं, वो जो समझते हैं कि देयर इज़ नो स्पेस फॉर वॉर। पर मोदी एक क्राफ्ट करना चाहता है जी, एक वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। वो कहता है जी थोड़ी सी स्पेस फॉर वॉर है पाकिस्तान के साथ, और वो अपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको एड्रेस करने के लिए, कश्मीर की आज़ादी को ख़राब करने के लिए,
जो उसकी इंडिजिनस इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मूवमेंट चल रही है, तो वो टेररिज्म के साथ उसको रिलेट करना चाह रहा है। प्लस जो उसका अपना लीड इंस्ट्रूमेंट जो टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, प्रॉक्सीज, ये उनके लीड इंस्ट्रूमेंट्स बन गए पॉलिसी के ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रांसनेशनल उसकी एप्लीकेशन है, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, कतर हो, कहीं भी दुनिया में, यूके हो। फिर प्रॉक्सीज का यूज़ कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वाया अफ़गानिस्तान, उसकी सरजमीन को यूज़ कर रहा है, तो उसको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो उसको दिफा उसका अपनी चीज़ों का किया है, पाकिस्तान ने 4 चीज़ें की है जी। एक तो डिफेंस शो की है कि जब हम किसी की इजारादारी को नहीं मानते, फिर अपना डिफेंस किया और उसी डिफेंस में उन्होंने एम्बेरस किया है इंडियन मिलिट्री को इन द आइज़ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। पहले ही 24 घंटों के अंदर अंदर, रादर मैं कहूँगा पहले 40 मिनट्स में दे टुक डाउन द एयरफोर्स, बिल्कुल आउट ऑफ बैटल। और उसके बाद पूरी इंडियन मिलिट्री को इन्होंने एम्बेरस किया है। फिर वो मिज़ल्स अचानक एस्केलेशन लेडर उन्होंने बढ़ाया। तो पाकिस्तान ने फिर डिफेंस के बाद तीसरी चीज़ अपनी पोटेंशियल शो की कि दिस इज़ व्हाट आर पोटेंशियल, उसकी एक झलक पेश किया जी। एंड अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर, चाहे साइबर में हो, आईटी के आप देख लें, साइबर में देख लें, बाकी जो एक्सचेंज मिलिट्री ग्राउंड एयर जो कम्बिनेशन किया है, जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, या जो मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल किए, तो पाकिस्तान ने अपना पोटेंशियल शो किया। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पाकिस्तान ने शो की है वो दैट इज़ अनबाउंडेड रिजॉल्व ऑफ द नेशन। तो ये तो उसको रिस्पॉन्स किया, बट स्टिल आई विल से कि ये इवेंट या एक जो वो बैटल है वो हमने थोड़ी देर के लिए ज़रूर जीत ली है, उसको हमने ख़त्म कर लिया, बट द वॉर इज़ स्टिल ऑन। तो इट्स अ लॉन्ग वे डाउन द लाइन अभी हमने करना है। लेकिन अभी मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि ये हल मसला जो मसला कश्मीर जी हमारा नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ स्प्रेडिंग डिस्पोर्डेंसी। हमारे पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, मैं और आप मुकम्मल ही नहीं है जी, हमारा पाकिस्तान इज़ नॉट कम्प्लीट, पाकिस्तान इज़ नॉट कम्प्लीट, कश्मीर इज़ आवर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। वी विल गो डाउन फाइटिंग फॉर दिस। अगर वो इसको, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त कह रही है कि जी जो न्यूक्लियर एक्सचेंज अगर हो सकता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये न्यूक्लियर के दाने पे चले गए थे, दे वर ऑल देयर, तो वहां तक अगर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और इस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चाहेगी और हम भी चाहेंगे। तो दिस इज अ सीरियस इशू। वाटर इज आवर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। तो हम क्या इन चीज़ों को छोड़ दे के जी कुछ हो नहीं सकता? तो मेरे तो कश्मीरी भाई क्या कहेंगे कि यार ये जो हमारी कम अज़ कम जो सफारती या हमारी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है या जो हमारी मॉरल सपोर्ट है, ये वी आर हार्ट बीट विद द पीपल ऑफ कश्मीर। और कश्मीर के ऊपर इन्होंने जंग की है, कश्मीर के ऊपर इन्होंने मारा है, इंडियंस ने कश्मीरियों को मारने की कोशिश की है। कश्मीरी हैं तो हम हैं जी, हमारे बगैर कश्मीर इज़ नॉट मुकम्मल, इट इज़ अनफिनिश्ड एजेंडा एंड वी विल परसू दिस। ठीक है, माहिर कौमी सलामती उमूर मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनका टेक भी ले लेते हैं। सर, अब रकबे की बात की जाए, वसाइल की बात की जाए, तो पाकिस्तान भारत के आगे बहुत छोटा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से पावर का मुजाहिरा किया गया है, यकजहती का मुजाहिरा किया गया है, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, इसके बाद फिर जो मोदी की तकरीर सामने आई, जो खिताब किया गया, हर धर्मी तो वहीं की वही है। वो तो कहता है कि मैं ना पानी पर कोई बात करूँगा, ना कश्मीर को इशू बनाऊँगा, मैं बात करूँगा तो सिर्फ दहशतगर्दी पे। और पाकिस्तान पहले ही इसको डिनाई कर चुका है, रद्द कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 दहाइयों से दहशतगर्दी शिकार रहा है। तो ये मसला हल किस तरह से होगा? देखिए, जो अभी जनरल साहब ने बात की, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत अहम सवाल है आपका कि जो तारीख का सबक है पूरे पाकिस्तान के लिए पिछले 78 साल में, वो ये है कि 1948 की जो कश्मीर की जंग थी, आपको याद होगा, उसमें कोई आलमी ताकतों ने तो आपकी मदद नहीं की थी और हमें आज़ाद हुए चंद महीने हुए थे, लेकिन ये कुव्वत बाजू की बुनियाद पे हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराया था। तो फिर जब पसपाई इख्तियार हुई तो भारत जो है भागा भागा अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल के पास किया कि जी जंग बंद कराएं, और झूठा वादा किया उसने कश्मीरियों से कि जी मैं आपको इस्तिस्वाब राय का हक दूंगा, जो कि उसने आज तक नहीं दिया। तो बात यह है कि पूरी 78 साल की तारीख हम पाक भारत ताल्लुकात की देखें तो भारत जो है, जिस तरह आपने सही कहा कि वो वसाइल पे, रकबे पे, मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है उसको, लेकिन जब भी उसने उसका घमंड हमने तोड़ा है, जब भी उसने मुंह की खाई है, जब भी उसकी क़यादत को सियासी नुकसान हुआ है, जब भी उसकी फ़ौज जो है उसने पसपाई इख्तियार की है, जब भी वो आलमी बरादरी के सामने शर्मिंदा हुआ है, तभी वो मजबूरन मुज़ाकरात की टेबल पे आया है। ये कोई खुशी से नहीं आया, उसको कोई अचानक कश्मीरियों का दुख दर्द उसके दिल में नहीं पैदा हो गया है, ये मजबूरी में लेके आया गया है। क्योंकि मैं आज आपको बता रहा हूँ
बावसूख जराए से, ये बिल्कुल ठीक कहा है सदर ट्रंप ने। दो बातें कि ये एटमी जंग के दहाने पे पहुंच गए थे, तो ये एटमी जंग हमारी जानिब से नहीं थी, उनको इतनी जल्दी इतनी जबरदस्त मार पड़ी भारत को कि अमेरिका को ये खतरा था, पूरी दुनिया हैरान रह गई। उनको पता नहीं 15-20 साल से ये गलत फहमी थी कि शायद हमारा थ्रेशोल्ड लो है। ओ भाई, उनको इतनी ज्यादा मार पड़ी है, 15 एयर बेसेस उनके डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनके मिसाइल स्टोरेज साइट्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उनका इतना नुकसान हुआ है कि अमेरिका को ये खदशा था कि जनाब इतने ज्यादा नुकसान के बाद कहीं भारत का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ना टच हो जाए। तो एक्चुअली भारत जो है उसने कन्वेंशनल डोमेन में जो पूरी उसकी हिकमत अमली थी वो उसकी नाकाम हो गई। सिर्फ उसने मादी या मटीरियल लॉस नहीं उठाया, उसकी जो डॉक्ट्राइन है, उसकी जो दिफाई हिकमत अमली और इस अजम्पशन पर मबनी है कि अगर कश्मीर में जहाद होगा तो हम पाकिस्तान की फेंटी लगाएंगे। और जनाब उन्होंने जो दंदान शिकस्त खाई है कन्वेंशनल डोमेन में, इससे दो बातें बहुत जबरदस्त हमने तारीखी साबित की हैं। पहली बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कन्वेंशनल डोमेन में भी इस वक्त उनके ऊपर सुपीरियरिटी है, हमने उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और अमेरिका की जो तशवीश है वो सही है कि शायद भारत जो है उसके थ्रेशोल्ड करीब आ गया था। दूसरी बात कि जनाब अब वो मजबूरी के तहत जब अमेरिका ने हमें जंगबंदी का कहा तो हमने कहा इस शर्त पे होगी कि जनाब आप कश्मीर का मामला उठाएं मुज़ाकरात में। तो हमारे कहने के ऊपर ये बात कश्मीर की उन्होंने जंगबंदी के मौके पे सदर ट्रंप ने की है। तो ये हमारे ऊपर कोई एहसान ना अमेरिका कर रहा है ना भारत कर रहा है। मैं पाकिस्तान को हमको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी हमने इस वक्त सिक्योर की है, ये हमने अल्लाह की मदद, अवाम की सपोर्ट और अपने कुव्वते बाजू के जरिए से की है। तो हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एतमाद के साथ हमें जाके अमेरिका के साथ मिलके भारत पे दबाव डालना चाहिए। और एक और बात मैं बताता चलूं, देखें इस पूरी कशीदगी जो 18 दिन की है, इसमें तमाम बड़ी ताकतों ने भारत को समझाने की कोशिश की कि जनाब आप पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत ना करें, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, ना चीन की, ना रूस की, ना सऊदी अरब की, ना ईरान की, ना तुर्की की, ना अमेरिका की। जब उनको मार पड़ी तो वो इन्हीं मुल्कों के पास बिल्कुल सही है। फेंटा ऐसा लगा कि वो मजबूर हो गए कि भाई अब बस, क्योंकि इससे आगे फिर न्यूक्लियर ही रह जाता था। नहीं, लेकिन मैं इसका सिफारती पहले बताना चाह रहा हूं कि देखें इन पूरी आलमी ताकतों के सामने भारत जो शर्मिंदा हुआ है इस वक्त, वो उनको उनके ऊपर दबाव डालने के या उनसे बातें मनवाने की पोजीशन में नहीं है। तो इस मौके का सिफारती फायदा हमें भरपूर उठाना चाहिए, क्योंकि आलमी बरादरी इस वक्त भारत के ऊपर हंस भी रही है और उससे नाराज भी है कि कितनी गैर जिम्मेदार रियासत है। जब इसको अमन की बात करते हैं तो ये जंग छेड़ता है, और जब मार पड़ती है तो हमारे पास आता है। तो हमें आलमी बरादरी और आलमी ताकतों के साथ मिलके मोहम्मद अली साहब, ये जो आप नुक्ता उठा रहे हैं ना, यही नुक्ता मैं ले जाती हूँ। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म इख्तियार वली साहब भी, उनको वेलकम करेंगे। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जिस तरह से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं और मोहम्मद अली साहब की जानिब से बार बार इस बात को प्रेशराइज किया जा रहा है कि अब जो सिफारती महाज पे पाकिस्तान का एक ओवरऑल इमेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा तगड़ा है। हमारे पास ये मौका है, इसको हमें अवेल करना चाहिए। इस पर हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान वहाँ पर आके खड़ा है जहाँ पर इंटरनेशनल बड़ी ताकतें भी हमें सुनने को तैयार हैं। तो ये मसला बताइएगा किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, किस तरह से दबाव डाला जा सकता है? थैंक यू वेरी मच मारूख। देखिए जो जंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पे हो वो हम जीत चुके हैं, सफारती महाज पर हो वो हम जीत चुके हैं, या फिर मुल्क में यूनिटी के महाज पर हो वो हम जीत चुके हैं। और मोदी जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में, नरेंद्र मोदी वो आइसोलेशन में जा चुका है। पाकिस्तान को ये अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी होगी और हम रख सकते हैं। हमारे में वी हैव ऑल द गट्स एंड कैपेबिलिटीज टू मेंटेन इट एवरीवेयर, वेदर इट गोज टू सलामती कौंसल और या कहीं पे ये मुज़ाकरात की मेज़ पर किसी इशाइये पर खाने की टेबल पर बात हो। तो बॉर्डर की जीती हुई जंग को इंशाल्लाह हम मेज़ पर नहीं हारेंगे, ये कौम तसल्ली रखे। मोदी जितनी शरारत कर सकता था वो उसने की, जितनी वो
पाकिस्तान के ऊपर वो एक जंग मुसल्लत करने, और वो भी उसका एक पॉलिटिकल वेंडेटा था। अपने सियासी मफादात को और कुछ टारगेट बिहार के इलेक्शन को रख के उसने नज़र में जो इसने वॉर मॉन्गरिंग शुरू की थी, मेरे ख्याल में उसको मुँह की खानी पड़ी है। और परसों जो उसने कौम से खिताब किया वो अपनी खिफतें मिटा रहा है, ऐसे ही है। और मैं मज़े की बात उससे भी आपको बताऊं कि जब कोई बंदा टीवी पर आट के या हुजरे में बैठ के या किसी मजलिस में आके आपको झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दे, और झूठी कहानी भी ऐसी हो कि आपको सच्ची कहानी मालूम हो, तो उसको बोलने दे और वो बोलते जाए और आप मज़े से उसको देखते जाएं और हंसते जाएं और बोलते जाएं कि अच्छा फिर बिल्कुल ऐसे ही। इख्तियार वली साहब, हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। आप यकीन करें, वो बोलता रहे। एग्जैक्टली ऐसे ही पूरी कौम, बल्कि मतलब हम सारे ही देखकर उसको न सिर्फ खुशियां मना रहे हैं बल्कि बोले कितनी बड़ी बोंगी मार रहा है, और हम एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे मोमेंट को, हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। साथ साथ वो जिस तरह की हरकतें वहाँ से हो रही हैं और जिस तरह के खिताबात हैं उस पर हम इंजॉय भी बड़ा कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने मेहमानों को दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अब एक दफ़ा फिर से ज़रा बात कर लेती हूँ जाहिद साहब से। जाहिद साहब, अब मामला किस तरीके से हल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी ये भी बात हो रही थी कि सिफारती महाज पे हमारे पास पूरा मौका है, इसके साथ साथ अब जो आगे आने वाले दिन हैं 15-16 दिन जितने भी रह गए बिहार के इलेक्शन में, बड़े इंपॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो तज्ज़िया निगार हैं उनकी जानिब से वो ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा फिर कुछ किया जा सकता है, कोई ना कोई ऐसा मामला दोबारा से उठ सकता है, क्योंकि इतनी आसानी से मोदी चुप बैठने वाला नहीं है, और इतनी बड़ी हार और शिकस्त के बाद तो जहां पर उसको कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान को कितना चौकन्ना रहने की जरूरत है? जी देखिए मारूफ, मैं तो आई एम ऑलवेज मेंटेनिंग वन थिंग कि ये वॉर इज़ नॉट ओवर। जैसे मैंने पहले भी बात की है कि वॉर इज़ नॉट ओवर। ये एक इवेंट या कह लें एक ऑपरेशनल एक चीज़ जो हुई थी, जो मिलिट्री क्लैश हुआ, एंड दिस वाज अ सीरियस एस्केलेशन। दिस वाज ऑलमोस्ट शॉर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर जी। और ये मैं नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। और जब वाशिंगटन स्क्रैम्बल करता है तो इट मीन के इसके पीछे रियलिटीज़ होती है। देखिए ना, वो उसको दे हैव द इंफॉर्मेशन जी। 21वीं सदी है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो हुतीज़ और टुट्सीज़ के दरमियान अफ्रीका का रेबल्स का कॉन्फ्लिक्ट हो या दो न्यूक्लियर पावर्स इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, तमाम वॉर्स को देख रहे। फिर यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है वो एक एजेंडा लेके आए एंटी वॉर का। गो के मैं मानता हूँ कि एंटी वॉर ठीक है, बहुत अच्छा एजेंडा है और उसी का शायद उन्होंने एप्लीकेशन किया, बट अभी हमें देखना होगा कि प्रो पीस ट्रंप कैसे होते हैं जी। हमें प्रो पीस ट्रंप चाहिए ताकि ये कर सके। अब देखिए आगे डिपेंड करता है जी इस नार्सिस्ट के ऊपर, और एम्बेरसमेंट इतनी बड़ी हो गई है, उनकी मिलिट्री तो अभी टाइम लेगी वापस बैटल में आने के लिए। अब उनकी अपनी प्राइड भी डैमेज हो गई है, और साथ साथ जो उन्होंने वाटर का जो मनूवर करने के उसको पाकिस्तान ने भी नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करके जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है उसको ऑलरेडी 2 नॉच अप के एस्केलेशन लेडर से वी हैव स्टार्टेड ऑफ। तो इसका मतलब है कि थिंग्स आर नॉट गुड। देखिए हमें दुनिया को ये बावर कराना है कि कश्मीर इज़ अ फ्लैश पॉइंट, दिस इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और सारी दुनिया इसको मानती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा जी कश्मीर का इनका इशू है, वो तो 1000, 1200, 1500 साल पहले कहते हैं, बट वो सिंबॉलिक कहते हैं कि ये दोनों नेशन बस इसी पे लड़ती रहेंगी। ही वाज एक्सपेक्टिंग प्रेसिडेंट ट्रंप कि ये दोनों नेशन जिस तरह सबका पहले हुआ, कारगिल भी हुआ और भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, तो ये वही इसी तरह की कुछ जैसे उड़ी के बाद हुआ, जैसे पुलवामा के बाद हुआ, तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ हाँ पुलवामा के बाद जो हुआ तो उस तरह का भी ये उसी तरह का एक इवेंट होगा। बट एस्केलेशन लेडर पे जब आप ड्रोन्स आ गए शुरू में तो चले उन्होंने, और दे क्रॉस BVRs का यूज़ हो गया। देखिए ना एपिक बैटल्स हुई हैं इसके अंदर, इतनी बड़ी बैटल्स हुई, इतनी बड़ी वॉर हुई है उस छोटे से टाइम फ्रेम विंडो में। देयर वर मोर देन 112 एयरक्राफ्ट BVRs के साथ, और राफेल्स, और दीज आर द मॉडर्न एयरक्राफ्ट जी, दे वर इन्वॉल्व। आपने इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तान आपने एक न्यू नॉर्म सेट करने की कोशिश की जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान में। हाँ, न्यू नॉर्म सेट हो जाता अगर पाकिस्तान का रिस्पांस ना जाता, तो हमारी डिफेंसिव मनूवर, रिस्पांस से पहले जो डिफेंसिव मनूवर थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि देयर मिलिट्री गॉट एम्बेरस्ड। और किसी भी कमांडर की ये सबसे बड़ी उसकी तबगा होता है जी, जैसे मैं कहता हूँ कि ये कि आप एनिमी की मिलिट्री को एम्बेरस कर दे, दिस इज द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, कि उसकी अपनी आवाम की नज़रों में आप अपनी मिलिट्री गिरा दे, और देयर लीडरशिप इज अंडर क्वेश्चन। पॉलिटिक्स है, लेकिन पाकिस्तान ने अब दुनिया को पहले बताना यह है कि दिस इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट एंड कश्मीर इज अ मेन इशू। अब पानी को भी उसने कर दिया, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ कंट्री
जो अनफॉर्चुनेटली ऐसी लीडरशिप के नीचे चली गई है, जो नार्सिस्ट है, जो दिमागी तवाज़ुन वो खो चुका है। इज 75 ईयर्स ओल्ड, इज टू हैंड ओवर। और ये हिंदुत्व माइंडसेट RSS उसने पूरे हिंदुस्तान के साथ जुल्म किया, जो उनको एक वॉर में लिया है। तो ये किसी वक्त भी, और ये न्यूक्लियर आपने इनके हाथ में दे दिया है। टेररिज्म लीड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है उनका, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हमारा बलूचिस्तान हो, तो दिस इज द लीड इंस्ट्रूमेंट। जो लेजिटिमेट मूवमेंट है कश्मीरियों की, उसको वो टेररिज्म की गाब में ला के इसको कैसेस बनाता है, और वो समझ रहा है कि जो रीजनल मेरी ख़त्म हो गई है सारी अथॉरिटी, वो तो बांग्लादेश ने उसको फारिग कर दिया, मालदीव ने फारिग कर दिया, श्रीलंका ने उसको फारिग कर दिया, और अभी तो ये और एम्बोल्डन बिल्कुल ऐसे ही साहब यही कहा जा रहा है कि न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते को बड़े खतरे में डाल रहा था मोदी, और शुक्र है कि वक्त पर पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जबरदस्त जवाब दिया गया कि 1.6 बिलियन लोग। एग्जैक्टली साथ ही रहिएगा। मैं इसका जवाब भी लेना चाहूँगी। अब मोहम्मद अली साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब जो ट्रंप का ये दौरा है, ये एक 1 पॉइंट एजेंडा लेकर आए हैं, एंटी वॉर एजेंडा, बैकडोर ज़ाहिर राबते भी हैं, कुछ बाज़गश्त भी है, इसके साथ साथ कंडीशंस भी रखी गई होंगी, और इस दौरे का बड़ा अहम नुक्ता एक ये भी है कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है इस खत्ते में और वो इसराइल का दौरा नहीं कर रहा है। इसकी क्या वजह समझते हैं? और सेकेंडली ये कि ये दौरा ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ इस दौरे के एजेंडे से ज़्यादा इसकी टाइमिंग की बहुत सिग्निफिकेंस है। और अभी जो ताज़ा तरीन चंद घंटे पहले जो इतलात आई हैं वो ये हैं कि सऊदी अरब के एक बहुत ही कामयाब दौरे के बाद उन्होंने कतर का भी दौरा किया, और इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया है वो उन्होंने इशारा ये दिया है कि अगर रूसी सदर पुतिन तुर्की में मौजूद हो तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा, देखिए मैं समझता हूँ, मैं सदर ट्रंप को ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि वो एक गैर रवायती तो लीडर हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस को हर वक्त कंसिडर कर रहे होते हैं। आप देखें कि इस जंग को, इस कशीदगी को भी डी एस्केलेट करने उनका रोल बहुत टाइमली और इफेक्टिव था, और उसमें उन्होंने अपना इकोनॉमिक लीवरेज भी इस्तेमाल किया। जिस तरह उन्होंने बयान में कहा कि जनाब अगर इन दो मुल्कों ने मजीद कशीदगी जारी रखी तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। अब आप देखें, पाकिस्तान की भी अमेरिका सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, लेकिन भारत जो है उसका 120 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है अमेरिका के साथ। तो आप सोचें कि अमेरिका का भारत एक जानिब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा एलाय है, और उसका ट्रेड बंद करने का अमेरिका, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसको धमकी दे रहा है। तो वो तो उनकी सिटी गुम हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं तो तवक्को करता था कि पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती दबाव डाला जाएगा, हमारे साथ खड़े होंगे, दहशतगर्दी की मजम्मत होगी, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। ये उल्टा हमें धमका रहे हैं कि जनाब जंग बंद नहीं की तो मैं आपके साथ ट्रेड बंद कर दूंगा। तो मैं समझता हूँ भारत के लिटरली इस वक्त तोते उड़ चुके हैं। तो वो और फिर वो कश्मीर की बात भी कर रहे हैं और साथ में मुसालियत की बात भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये डिप्लोमेटिकली हमारी बहुत जबरदस्त फतह है। तो इस मौके को बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए। जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, देखिए उनकी जो अपनी लेगेसी है, दूसरी और मोस्ट प्रॉब्ली उनकी आखिरी ये टर्म है, उसमें वो एक लेगेसी के लिए काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ग्लोबली उनको एक पीस मेकर के तौर पे देखा जाए। यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए भी उन्होंने कोशिशें की हैं। जी ईरान से देखें आप, पहली प्रेसिडेंसी में ईरान न्यूक्लियर डील जो थी उससे सदर ट्रंप ही के दौरान अमेरिका दस्तबरदार हुआ था एक तरफा तौर पे, लेकिन इस वक्त वो बराह रास्त किसी मतलब पार्टी के बगैर उनसे मुज़ाकरात के 2-3 दौर हो चुके हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा ईरान से ताल्लुकात बेहतर कर लें। तो मैं ये समझता हूँ अब वो इसराइल ना जाना जो है वो ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। अगर वो इसराइल पहले चले जाते एक ऐसे वक्त में जबकि वो ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक गलत सिग्नल जाता, जिसकी वजह से ईरान के साथ जो मुज़ाकरात में पेशरफ्त है उसके इम्कानात कम हो जाते हैं। ठीक है मोहम्मद अली साहब, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस मैं लास्टली कमेंट लेना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा, अब इख्तियार वली साहब, हमने देखा है कि इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा दुश्मन, उसके साथ हम मेज़ पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। आप नहीं समझते जो हमारे इंटरनल मामलात हैं, जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनको भी अब मिल बैठना चाहिए और एक मेज़ पर बैठ के मामलात का हल निकाल के एक होके आगे बढ़ना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी तो सारी एक हैं, आप किसकी बात कर रही हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस मामले में तो एक है, लेकिन जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, मैं समझती हूँ कि अब वो जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको भी एक तरफ रख कर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डोंट यू थिंक सो?
मेरे ख्याल में पॉलिटिकल मफादात तो और तजादात तो सब ने एक साइड पे रखे हुए हैं। ये जो जंग की सूरत हाल पैदा हुई तो इसमें तो कोई इस तरह दूसरी राय नहीं थी, इस पे तो सब मुत्तफिक हैं। और उसमें तो सारी कौम यकजान यक आवाज़ होके खड़ी हुई है और उसने बोला कि पाकिस्तान पर वार जो है वो हम समझते हैं कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स बाद में खेलते रहेंगे। हाँ, अगर आप इशारा कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, तो बिल्कुल इमरान खान साहब की 2-4 बातें हैं, वो उसको थोड़ा सा खुद रेक्टिफाई कर ले तो उससे भी सोचा जा सकता है, फिर बंदा देख लेता है कि क्या करना है आगे। ये भी देखिए, मैं आपका शो चल रहा था, मैं पढ़ रहा था कि कुछ लोग ऐसे थे इस जंग की सूरत हाल में भी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, लेकिन वो लोग बाकायदा पाक फौज के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे थे। पिका एक्ट के तहत उनके अगेंस्ट थाना मर्दान बिल्कुल सही है, कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब जब कम से कम इतना तो एक स्पेस छोड़ दिया करें कि जब मुल्क पे दुश्मन हमला करता है तो वहाँ पर सियासत को ज़रा छुट्टी दे दिया करें। हम ये समझते हैं जब इन्होंने ये मुतालिबा किया था कि इमरान खान को रिहा करेंगे तो हम आपके साथ जंग में साथ देंगे, तो बड़ी अच्छी वो बात मुझे किसी ने याद दिलाई कि जब फरवरी 2019 में पुलवामा का वाक़या हुआ था, हमने तो इनसे ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ लाहौर में जेल में है या अडियाला में जेल में पड़ा हुआ है, आप उसको रिहा करें। नवाज शरीफ ने खुद ऐलान किया था कि हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं। तो बिल्कुल सही है। और अभी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा बानी पीटीआई का जो बयान आया है वो भी इसी तरह का ही है कि उन्होंने कहा हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, बल्कि उन्होंने सराहा भी है जिस तरह से कौम एक हुई है, इस पूरे मामले पर सियासत को एक तरफ करके आगे बढ़ा गया है। हमारे साथ मौजूद थे इख्तियार वली साहब, इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने हमारा साथ दिया और हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली थे। तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। अब आगे आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि ये जो मामला है किस करवट बैठता है। गो के अभी तो लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन दुश्मन पर कड़ी नज़र रखना भी ज़रूरी है। आगे आने वाले 15 से 16 दिन बड़े इंपॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं क्योंकि बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।